गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, आज जो अपन बात कर रहे हैं वो आज के चैप्टर में जो नेक्स्ट जो बात स्टार्ट करते हैं वो बात कर रहे हैं अपन पादप कार्य की जो यूनिट चल रही है, जो प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड यूनिट चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी, उसी में आगे बढ़ते हैं। उसमें अपने जो अध्याय जो पाँचवा जो चैप्टर था अध्याय 5 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था और उसका होमवर्क आपने अच्छे से कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से चेक करना, या अपन जब भी मिलेंगे तो उसका और भी सोल्यूशन आपके निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो अपन बात कर रहे हैं वो जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है पादपों में जल अवशोषण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। मतलब क्या होता है कि पादप जो होते हैं वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं। ठीक है, पादप है, प्लांट है, वो मृदा से आपको पता है ज़मीन से मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो कैसे अवशोषित करते हैं और वो अवशोषित किया वो जल कैसे ऊपर पहुंचता है, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? कोई मोटर थोड़ी लगी रहती है उसके अंदर। तो जैसे अपने टंकी में पानी चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वैसी मोटर थोड़ी होती है। तो वो क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में आज में अपन जो आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन जो बात करेंगे आज ये करेंगे कि भाई पौधों में जो जल का अवशोषण होता है और जो रसारोहण की प्रक्रिया है जिसको इंग्लिश में एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से होती है, क्या प्रक्रिया है, उसकी अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन जो अध्याय शुरू करें उससे पहले आपको नाम पता है, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। ये चैप्टर का नाम है अपना, चैप्टर नंबर है अपना 6 है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी जो मैं आपको बताऊंगा क्या किस प्रकार से 1 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से इसमें बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी लाइट आ रही है ना, तो इसमें अपन थोड़ा फोकस करें, ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपन जो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है जल अवशोषण व पादपों में जल मार्ग। बच्चों आपको पता है कि जो जल है, वाटर है, वो सभी कोशिकाओं, सभी सजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं को प्रमुख घटक होता है और जितनी भी आवश्यक क्रिया होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है उनके लिए आवश्यक होता है। अंदर कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उनके लिए आवश्यक होता है क्या? जल की बात है, जल सभी कोशिकाओं का आवश्यक घटक है और जितनी भी क्रियाएं होती है उनके लिए आवश्यक होता है। वाटर की बात चल रही है। इसके बाद जल जो आवश्यक घटक है, सभी क्रियाएं इसके माध्यम से ही होती है। और दूसरी बात करें अपन जैसे खनिज लवण, खनिज, गैस तथा कार्बनिक पदार्थ, ये जो होते हैं, ठीक है, चाहे अपन खनिज की बात करें, चाहे मिनरल्स की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे कार्बनिक पदार्थों की बात करें, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? जल के अंदर क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। ठीक है, जल में विलय होते हैं मतलब क्या? घुल जाते हैं, या अपन ऐसे कहते हैं घुलनशील होते हैं। ठीक है, घुलनशील होते हैं, जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ये जितने भी है, खनिज है, चाहे गैस हो, चाहे कार्बनिक पदार्थ हो, ठीक है, ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। अब घुलनशील होते हैं, इसी का क्या फायदा मिलता है कि पौधे इनको, जो भी ये पदार्थ है, इनको जल में घुलनशील हो जाते हैं तो क्या इनको विलयन रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, अवशोषण करते हैं। भाई ये क्या? खनिज है, गैस है, कार्बनिक पदार्थ जल के अंदर क्या घुलनशील होते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? इनका विलयन बना लेते हैं। विलयन जो बना होता है मिट्टी के अंदर, उस विलयन को अवशोषित कर लेते हैं। इसके साथ जल भी आ गया, खनिज लवण, गैस है, कार्बनिक पदार्थ भी आ गए। तो ये बात होगी कि भाई पौधे होते हैं, इनको क्या होते हैं? इसको क्या होते हैं? विलयन के रूप में इनको अवशोषित करते हैं। अब पौधों के लिए जो जल का जो स्रोत है वो क्या है? पौधे जल कहाँ से अवशोषित करते हैं? ठीक है, पौधे जो होते हैं, पौधे जल को मृदा कहाँ से? सोइल से अवशोषित करते हैं। ठीक है, कहाँ से अवशोषित करते हैं? पौधे जो होते हैं जल को मृदा से अवशोषित करते हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो कहाँ से जल को मृदा, सोइल से अवशोषित करते हैं। ठीक है, अब सोइल के लिए जो वाटर का सोर्स है ना, सोइल के लिए जो वाटर का स्रोत है, मृदा के लिए जो जल का स्रोत है, मृदा में जल कहाँ से आता है? क्या है? वर्षा, रेन। ठीक है, मृदा में जल कहाँ से आएगा बच्चों? मृदा में जल कहाँ से आएगा?
मर्दा में जल कहाँ से? वर्षा से आएगा। ठीक है, मर्दा में जो जल आता है वो कहाँ से आता है? मर्दा के अंदर जो जल होगा वो कहाँ से आएगा? मर्दा के अंदर जल होगा वो कहाँ से आएगा? वर्षा से आएगा, रेन वाटर। ठीक है, रेन से आएगा। मर्दा के अंदर जो जल आया है वो कहाँ से आएगा? मर्दा के अंदर जो जल आया है वो कहाँ से आएगा बच्चों? वर्षा से। मर्दा के अंदर क्या पानी से कहाँ से आएगा? नीचे थोड़ी आ जाएगा, तो वर्षा होती है वही मर्दा के अंदर पानी देता है। तो इसमें मर्दा के अंदर जल का जो स्रोत है वो क्या है बच्चों? इसमें वर्षा है। अब इसमें बात करते हैं कि जो वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा होगी, चलो जैसे होती है, जैसे अभी भी चल रही है, बरसात हो रही है, अभी सीजन चल रही है, मान लो ये रेन हो गई, रेन वर्षा, ये वर्षा हो गई, ये धरातल है। ठीक है, ये धरातल है, ये पृथ्वी है ना, सतह है, सतह है, किसकी? पृथ्वी की, जो धरती की सतह होती है वो है। तो इसमें जो ये बरसात होती है तो इसमें क्या होता है, जो कुछ वाटर जो होता है, ये मान लो तालाब है, तो कुछ वाटर होता है वो कहाँ पे आ जाता है? बह के कहाँ पे आ जाता है? तालाबों में भर जाता है। बरसात होती है तो यही होता है ना, बरसात हो रही है, रेन हो रही है, देखो रेनफॉल हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, तो ये वाटर जो कुछ वाटर होता है जो बह के यहाँ पे धरातल से बह के कहाँ पे आ गया? कहाँ पे आ गया बच्चों? इसमें आ गया। किसमें आ गया? जलाशय के अंदर आ गया, जलाशय के अंदर आ गया। जलाशय क्या है? तालाब है, नदी है, समुद्र है, इनमें आ जाता है बह के। जब बरसात होती है तो कुछ जो अधिकतम जो ज़्यादातर जो पानी होता है वो कहाँ पे? बह के। बरसात तो जब रेनी सीजन होती है, रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, जो पानी होता है वो बह के कहाँ आ जाएगा बच्चों? वो बह के आ जाएगा आपके तालाब, जो जलाशय होते हैं उनके अंदर आ गया, ये जलाशय के अंदर आ गया, है ना। तालाब हो सकता है, पोखर हो सकता है, समुद्र हो सकता है ना, इस जलाशय के अंदर। इस जो बह के आ गया, ये जो जल बह के आ गया, इसको क्या बोलते हैं? अपवाहित जल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपवाहित जल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अपवाहित, रनवे वाटर, रनवे वाटर। इसको क्या बोला? अपवाहित। जो जलाशय के अंदर चला गया उसको क्या बोलेंगे? अपवाहित वाटर। ठीक है, अपवाहित, देखो जलाशय पानी आया और बह के कहाँ पे? जलाशय के अंदर, जलाशय, समुद्र, तालाब जो भी है उनके अंदर बह के चला गया। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, देखो अब क्या होता है, कुछ जो पानी होता है वो मृदा के अंदर अवशोषित हो जाता है। देखो कुछ जो पानी होगा वो मिट्टी के अंदर, मिट्टी गीली हो जाती है ना, अपन कहते हैं भाई 1 फीट गीली होगी, 2 फीट गीली होगी, 4 अंगल गीली होगी, 5 अंगल, जैसे अपन कृषक भाई होते हैं जो अपने पारिवारिक जो लोग होते हैं बातें करते हैं ना, तो ये जो कुछ जल होता है वो कहाँ पे चला जाता है? मृदा के अंदर अवशोषित हो जाता है। मृदा के, इसको क्या बोलते हैं? मृदा जल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मृदा के अंदर जो अवशोषित हो गया उसको क्या बोलेंगे? मृदा जल बोलेंगे, सोइल। ठीक है, सोइल वाटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सोइल वाटर बोलेंगे। अब जो बच्चों मृदा जो जल होता है वो भी क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। जो मृदा जल होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो भी बच्चों 3 प्रकार का होता है। मृदा जल की बात करें तो मृदा जल भी बच्चों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो मृदा के अंदर ये आ गया जल, वो अवशोषित हो गया, अवशोषित होने को मृदा के अंदर आ गया। मृदा के अंदर जो अवशोषित हो गया ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का है। ठीक है, तो पहले अपन बात करें, पहला जो जल है उसकी बात करें तो पहला आ जाएगा आपके केशिकीय जल। जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो जल होगा वो होगा आपके गुरुत्व जल, जिसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और जो तीसरा जो जल होता है वो होता है आर्द्रता ग्राही जल। इसको हाइग्रोस्कोपिक जल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आर्द्रता ग्राही जल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आर्द्रता ग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाइग्रो। अब देखो क्या होते हैं तीनों वाटर। मृदा जल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो मृदा जल की बात करें, थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ से। देखो ये मृदा थी, ये मृदा के कण है, सोइल जो कण होते हैं ये तो मृदा के अंदर जो अवशोषित हुआ था उसको मृदा जल या सोइल वाटर बोला था। तो इसमें देखो मृदा के जो कण होते हैं इनके बीच में, देखो अलग कलर से बताता हूँ आपको।
मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होती है, नलिकाएं बन जाती है। जैसे केसिका होती है ना, कैपिलरी, आपने ब्लड वाला जो सैंपल लेते हो देखा होगा, वो छोटी सी कांच की नली होती है उसको केसिका बोलते हैं, ऐसे सोख लेती है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, इनके बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, केसिका बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जल भर जाता है, इन नलियों के बीच में जो जल भर जाता है, ठीक है, ये जो बीच में नलियाँ हैं इनके बीच में जो जल भर जाता है ना, कणों के बीच में जो सोइल के कण है, मृदा के कण, इनके बीच में जो जल भर जाता है इनको क्या बोलते हैं, केसिकीय जल बोलते हैं, ठीक है। ये केसिकीय जल है, ये केसिकीय जल है। ये जो रेड कलर से मैंने बताया ये केसिकीय जल है। कौन सा है, केसिकीय जल, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अब देखो दूसरा जो जल कौन सा, गुरुत्व जल। गुरुत्व जल की बात करें तो क्या होता है, कुछ जो जल होता है, कुछ जो जल होता है, कुछ जो जल होता है वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, कुछ जो जल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सीधा सीधा क्या होता है, नीचे चला जाता है। देखो ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या नीचे चला गया। कुछ जो जल होता है वो मृदा से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्व जल बोलेंगे। ग्रेविटेशन वाटर, ग्रेविटेशन वाटर। और जो तीसरा जो जल होता है, ठीक है, तीसरा जो जल होता है वो क्या होता है बच्चों, जो तीसरा जो जल होता है वो क्या होता है, मृदा के कणों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। देखो ये मृदा के कण है, मृदा के कण होते हैं अंदर अवशोषित हो जाता है, मृदा के कणों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है। मृदा के ये कण है इनके द्वारा अवशोषित हो गया। देखो ये, इसको क्या बोलेंगे, आर्द्रताग्राही जल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो ये तीनों वाटर हो गए। देखो मैंने तीनों वाटर की बात की थी कि मृदा जल होता है, केसिकीय जल होता है, गुरुत्व जल होता है, आर्द्रताग्राही, तीनों प्रकार। तो मैंने बता दी। देखो ये जो रेड वाली जो कैपिलरी, जो केसिकीय के अंदर भरा हुआ जल है उस केसिकीय जल बोलेंगे। दूसरा जो मृदा के कणों के द्वारा जो अंदर अवशोषित हो गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे आर्द्रताग्राही, आर्द्र हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और तीसरा है जो ये जो गुरुत्वाकर्षण के बाद नीचे चला जाता है, इसको बोलेंगे गुरुत्व जल, ठीक है। ये बात तीन होगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो इंपॉर्टेंट बात आती है कि पौधे के लिए जो सबसे उपयुक्त जल है, ये जो पौधा जो अवशोषित करता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये केसिकीय जल है, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी के अंदर भर रहता है, पौधे इसी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, यहाँ पर जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पौधों के लिए जो इंपॉर्टेंट जल है, ठीक है, पौधों के लिए जो उपलब्ध जल है या जिसको पौधे अवशोषित करते हैं, आपको पूछ ले एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पौधे किस जल को अवशोषित करते हैं, तो पौधे केसिकीय जल या कैपिलरी वाटर को अवशोषित करते हैं। या सबसे ज्यादा उपलब्ध जल होता है या जो उपयुक्त जल होता है वो कौन सा, कैपिलरी जल, तो उसी को, ये तो ग्रेविटेशन का नीचे चला जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक जल होता है, ये क्या होता है, पौधों के जो सोइल के कण है ना, मृदा के जो कण उनके अंदर अवशोषित होता है, पौधों को खींचने बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और ये नलियों के अंदर भर रहता है, जो कैपिलरी है, केसिकीय जल, ये नलियों के अंदर भरा रहता है, तो ये पौधों के द्वारा इजी से अवशोषित हो जाता है, आसानी से अवशोषित हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी इसमें जो अपने जल, अपने जो ये पॉइंट था जल अवशोषण और पादपों जल मार्ग, है ना, ये आगे अभी पढ़ेंगे, जल मार्ग है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तीन, है ना, इस प्रकार की मैंने बताई। ये अपवाहित जल होता है, फिर मृदा जल होता है, मृदा जल तीन प्रकार का होता है, इस प्रकार से ना, तो इसको आप लर्न करना अच्छे से, सेम टू सेम, लाइन टू लाइन में बुक वाली बता रहा हूँ जो आपकी बोर्ड की बुक है उसमें, तो उससे आप सुंदर नोट्स बना रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग। पौधों में जल अवशोषित करने वाले अंग कौन कौन से, ठीक है।
तो पौधों में जल अवशोषित करने वाले इस पॉइंट पे बात करें, डिस्कस करें अपना, ठीक है। पौधों में जल अवशोषित करने वाले अंगों की बात करें तो क्या होते हैं बच्चों, जो निम्न वर्गीय जो पादप होते हैं, ठीक है। निम्न वर्गीय पादप की बात करें जैसे शैवाल है एंड कवक है, कवक, शैवाल और कवक, इनमें क्या होता है, विशेष जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, है ना। तो पूरी की पूरी जो सतह होती है वही क्या करती है, जल का अवशोषित करती है ना। इसमें क्या विशेष अंग नहीं पाया जाता। याद रखना, जो निम्न वर्गीय जो पादप है, जैसे हम बात करते हैं निम्न वर्गीय जो पादप होते हैं, शैवाल और कवक जो होते हैं, है ना, जो ये होते हैं निम्न वर्गीय जो पौधे होते हैं, जो पादप है, इनके अंदर विशेष जल अवशोषित के लिए नहीं कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। तो शरीर की पूरी जो सतह होती है वही क्या करती है, जल अवशोषित करती है। दूसरी बात है जो ब्रायोफाइटा है, अपन ने पढ़ा था 11th में, आपको पता होगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंदर जल अवशोषित करने के लिए विशेष प्रकार अंग पाया जाता है। मान लो ये ब्रायोफाइटा है, तो आपने पढ़ा था ब्रायोफाइटा में जल अवशोषित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। याद रखो बच्चों, मैंने क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, जैसे अपने पास एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो अपने पढ़ते हैं ना जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उसमें जो ब्रायोफाइटा आता है तो उसमें क्या होते हैं, मूलाभास, मतलब मूल के जैसे आभास, मूल नहीं पाए जाते, मूल जैसे अंग पाए जाते हैं, उनको मूलाभास, राइजोइड्स बोलते हैं। ये जल अवशोषित करते हैं ब्रायोफाइटा में ना। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि ब्रायोफाइटा में जल अवशोषित करने वाला अंग का नाम क्या है, मूलाभास, राइजोइड्स बोलते हैं। अपना कहीं पर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंदर जो अवशोषित करने वाले अंग है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो अवशोषित करने वाले अंग हैं उनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या, मूलाभास बोलते हैं। अब क्या होते हैं, जो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं बच्चों, जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, ये तो अभी निम्न श्रेणी के पादपों की बात करें, उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उनमें क्या विकसित प्रकार का मूल तंत्र पाया जाता है। जल अवशोषण के लिए क्या पाया, मूल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जड़ पाई जाती है। उच्च श्रेणी के जो पादपों की बात करें तो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर जल अवशोषित करने के लिए क्या पाया जाता है, जो उच्च श्रेणी के जो पादप है उनमें जल अवशोषित करने के लिए क्या पाया जाता है, मूल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मूल तंत्र, जड़ पाई जाती है। और जड़ जो होती है, जड़ के 2 भाग होते हैं। जड़ है तो जड़ के 2 भाग होते हैं, तो तरुण भाग होता है, तरुण क्षेत्र होता है, ठीक है, और दूसरा होता है परिपक्व क्षेत्र, ठीक है। 2 क्षेत्र होते हैं जड़ के। क्या होते हैं बच्चों, 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है तरुण क्षेत्र होता है, ठीक है, एक तो क्या होता है, तरुण क्षेत्र होता है, दूसरा क्या होता है, परिपक्व क्षेत्र होता है। तरुण क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तरुण क्षेत्र की बात करें, तरुण क्षेत्र होता है, ठीक है, ये आगे 5 भागों में। परिपक्व क्षेत्र होता है, इसके द्वारा जल अवशोषित नहीं होता है। परिपक्व क्षेत्र के द्वारा जल अवशोषित नहीं होता है बच्चों। परिपक्व जो क्षेत्र है, मेच्योर जो जोन है, उसके द्वारा जल अवशोषित नहीं होता है। जल अवशोषित क्यों नहीं होता है बच्चों, इसके द्वारा जल अवशोषित क्यों नहीं होता है, इसके द्वारा जल अवशोषित इसलिए नहीं होता कि इसमें क्या होता है, इसमें काष्ठभवन, काष्ठभवन, काष्ठभवन की बात करें तो काष्ठभवन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिग्निफिकेशन, लिग्निफिकेशन तथा शुभिनीकरण, होता है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो परिपक्व क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, सुबेरिन और लिग्निन का स्तुलन हो जाता है। और अपन ने 11th पढ़ा था सुबेरिन और लिग्निन का स्तुलन हो जाता है, तब क्या होती है, कोशिका जो होती है वो क्या, अपारगम्य होती है, अपारगम्य हो जाती है। कोशिका जो होती है क्या होती है, अपारगम्य हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है, परिपक्व क्षेत्र होता है, ये जल अवशोषित नहीं करता है। पादपों में जल अवशोषण में किसी प्रकार की इसकी भूमिका नहीं होती है। पादपों में इसके किसी प्रकार के जल अवशोषण की भूमिका इसमें नहीं होती है, ठीक है। पादपों में इसके जल अवशोषण की किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। तो ये मैंने बताया परिपक्व क्षेत्र, भाई पादपों में 2 क्षेत्र, पादप की बात करें, उच्च श्रेणी जो पादप होते हैं, जड़ के 2 भाग होते हैं, तरुण क्षेत्र होता है और दूसरा कौन सा होता है, परिपक्व क्षेत्र, मेच्योर जोन। मेच्योर जोन के अंदर क्या होती है, मेच्योर जोन की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, जल अवशोषण का जो कार्य होता है मान लीजिए युवा क्षेत्र या तरुण क्षेत्र के द्वारा ही होता है, और मेच्योर जोन के क्षेत्र से क्यों नहीं होता, कि उनमें जो होता है कोशिकाओं में क्या, काष्ठभवन हो जाता है, काष्ठभवन लिग्निफिकेशन। और क्या होता है,
सुबेरिनीकरण हो जाता है, सुबेरिनाइजेशन हो जाता है, सुबेरिजेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसे लिग्निन और सुबेरिन की वजह से आपको पता है कि स्तूलन हो जाता है। स्तूलन वाटर के लिए उनकी जो कोशिकाएं अपारगम होती है तो जल अवशोषित करने में उनकी मदद नहीं कर पाती, ठीक है। तो जल अवशोषित करने में मदद नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, वो जल अवशोषित नहीं होगा उनसे। तो ये क्या क्षेत्र काम है, तो भाई जो तरुण क्षेत्र होता है यही क्या होता है, ये जल अवशोषित में भाग लेता है। तो तरुण क्षेत्र जो होता है बच्चों उसको 5 भागों में विभाजित किया है। तरुण क्षेत्र है, जड़ का जो तरुण क्षेत्र है इसको कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इसको तरुण क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किए हैं। पहला आता है मूल गोप क्षेत्र, पहला आता है मूल गोप क्षेत्र। दूसरा जो आता है वो आता है आपके मूल शीर्ष क्षेत्र। तीसरा आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। चौथा जो आपका क्षेत्र आता है वो आता है आपके मूल रोम क्षेत्र। और जो 5वां जो क्षेत्र है वो आता है आपके प्रौढ़ क्षेत्र, मैच्योर जोन। तो तरुण क्षेत्र होता है उसको इन 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मूल गोप क्षेत्र, मूल शीर्ष क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और प्रौढ़ क्षेत्र। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डायग्राम के अनुसार बात करें, बुक में बिल्कुल दिया हुआ है मूल गोप क्षेत्र। तो ये क्या होता है, जो उपांतस्थ भाग होता है ना, शीर्ष मूल का शीर्ष का, देखो मूल शीर्ष का जो मूल के शीर्ष का जो भाग होता है, ठीक है, भाग होता है, मूल शीर्ष भाग होता है। मूल के देखो सबसे आगे, जड़ के सबसे आगे टोपी से लगी रहती है, उसको बोलते हैं मूल गोप शीर्ष, ठीक है। और ये क्या करता है, जो वर्तिकारी जो शीर्ष है उसकी रक्षा करता है। देखो ये टोपी से बनी हुई है, यहाँ पे मूल गोप शीर्ष की बात कर रहा हूँ, इस मूल गोप क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो ये मूल गोप क्षेत्र ये रहा, ठीक है, ये मूल गोप क्षेत्र ये रहा। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो मूल का जो शीर्ष भाग है, ठीक है, मूल शीर्ष के भाग, ये मूल का शीर्ष भाग होता है ये रहा, ठीक है, ये मूल का ये शीर्ष भाग होता है, ये सबसे आगे वाला भाग होता है। देखो मूल के शीर्ष का शीर्ष भाग है, टर्मिनल भाग है, मतलब सबसे अंतिम भाग है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो वर्धिकारी जो कोशिकाएं होती है, वर्धिकारी जो क्षेत्र है उसकी क्या होता है, रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है, जब नीचे जाएगी तो जो मर्दा के कण उसे क्या घर्षण होता है, घर्षण से इसकी रक्षा करेगी। दूसरा आता है बच्चों मूल शीर्ष क्षेत्र। मूल शीर्ष क्षेत्र होता है ये उपांतस्थ क्षेत्र। तो उपांतस्थ मतलब होता है ये मूल गोप क्षेत्र के पीछे वाला क्षेत्र होता है। और इसकी कोशिकाएं होती है बच्चों, इसकी जो कोशिकाएं होती है ये विभज्योति प्रकार की होती है, मेरिस्टेमिक होती है। आपको पता है मेरिस्टेमिक क्या होते हैं, विभज्योति की। जो मूल शीर्ष क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मूल क्षेत्र, मूल जो शीर्ष क्षेत्र है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो विभज्योति के प्रकार की, विभज्योति के विभाजनशील होती है। तो ये क्या होती है, कोशिकाएं इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं लगातार विभाजन करके मूल की जो वृद्धि करती रहती है ना, मूल की वृद्धि करती रहती है, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र आता है दीर्घीकरण, नाम से पता चला, देखो इसकी कोशिकाएं मैंने दीर्घ बनाई है, थोड़ी लंबी लंबी बनाई है ना। तो इसकी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, दीर्घीकरण करती है, मतलब दीर्घीकरण करती है। ये क्या होती है, ये मूल, आप क्या लिखोगे इसमें, ये मूल शीर्ष के पीछे वाला भाग होता है, ये मूल शीर्ष के पीछे वाला क्षेत्र होता है। तो इसकी कोशिकाएं होती है वो लंबाई में अधिक होती है और ये क्या करती है, कोशिका दीर्घीकरण करती है, मतलब मूल की लंबाई में वृद्धि करती है, ठीक है। उसके बाद आता है मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र देखो ये रहा, मूल रोम क्षेत्र के अंदर क्या है, हजारों की संख्या में मूल रोम पाए जाते हैं। और मूल रोम क्या होते हैं, मुख्य रूप से जल को अवशोषित करते हैं। देखो ये मूल रोम, ये मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बनाया, ठीक है। तो मूल रोम क्या होते हैं, जल को अवशोषित, तो पादपों मुख्य रूप से जल अवशोषित करने वाला भाग है वो यही होता है, ठीक है, मूल रोम से। जिसमें हजारों की संख्या में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्या होते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। तो पादपों में जो जल को अवशोषित करने वाला मुख्य भाग है वो यही है। इसके बाद अपन बात करते हैं, लास्ट है प्रौढ़ क्षेत्र, जिसको मैच्योर जोन बोलते हैं। ये रहा, प्रौढ़ क्षेत्र का जल अवशोषण में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, ये भाग नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोशिका देखो मैंने डायरेक्ट बनाई है। इसकी कोशिका में क्या होता है, लिग्निन और सुब्रीन का जमा हो जाता है। तो इसकी कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य में हो जाती है। तो ये जो प्रौढ़ क्षेत्र है इसका जो जल अवशोषण में होता है इसमें कोई भाग नहीं होता है ना। और ये क्या होता है, स्थायित्व और मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गए बच्चों इसके आपके 5 क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है। आप मैंने 1 to 1 लाइन टू लाइन आपकी बुक वाली बताइए, और ये आप देख के अच्छे से नोट्स बनाना, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है अभी, ठीक है। धन्यवाद।